नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में अपन न्यूक्लियर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे द्वारा बताए जाए वो क्वेश्चन एग्जाम से पहले ज़रूर आप देख के जाइएगा। मोस्ट ऑफ आप ये देखोगे जो क्वेश्चंस बताएंगे उससे यूनिट लगभग कवर हो जाएगा। अगर हर एक यूनिट से 6-7 क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो टोटली जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी पॉजिटिविटी के साथ में पूरी क्लास को अटेंड करना है कि एग्ज़ाम में इनमें से भले ही हमारे आए लेकिन उसके साथ में यूनिट भी हमारा कवर होगा। पॉजिटिविटी के साथ में अगर पूरा पढ़ते हुए चलोगे सारा अच्छे से सीखोगे। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट डिस्कशन अपन करेंगे नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। सब्जेक्ट अपना रहेगा न्यूक्लियर फिजिक्स, NP, जो कि हमारा पूरा नाम भी है नरेंद्र प्रकाश। चलो आओ, पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए तथा नाभिक के किन्हीं 4 गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए। गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए। दोनों भाषाओं में होगा, चाहे आपके मीडियम इंग्लिश है चाहे मीडियम आपके हिंदी है। इन अदर लैंग्वेज राइट डाउन classification of nucleus and its characteristics any 4, कोई भी 4 के बारे में अच्छे से आपको बताना। तो देखिएगा, नाभिक के वर्गीकरण की अगर अपन बात करेंगे तो जो भी नाभिक होता है उस नाभिक को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। सॉल्यूशन देखिएगा, कोई भी न्यूक्लियस आपके पास है तो कितने प्रकार का होता है। देखिए, पहला होता है समस्थानिक आइसोटॉप, दूसरा होता है समभारिक न्यूट्रॉनिक, नेक्स्ट 4 होता है प्रतीप नाभिक। प्रतीप नाभिक मतलब मिरर न्यूक्लियस। आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार। समस्थानिक समभारिक ये होता है आइसोबार। आइसोबार ये होता है आइसोटोप। अब देखो नाम से प्रतीत हो रहा है, समझ लीजिएगा, सम प्लस स्थान मतलब कोई भी परमाणु होता है, कोई भी न्यूक्लियस होता है उसको किससे शो करते हैं, ZX ए से शो करते हैं, जहाँ Z होता है एटॉमिक नंबर, A होता है मास नंबर। अगर A में से Z को अपन घटा दें तो ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसने क्या कहा, समस्थानिक मतलब सपोज दैट 2 अपने पास है, पहला है Z1XA1 और दूसरा है Z2XA2। यदि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें Z1 बराबर Z2 इक्वल हो, मतलब ऐसे न्यूक्लियस जिनमें एटॉमिक नंबर सेम हो, ऐसे लिख सकते हैं आप, Z तो क्या हो, सेम हो, और A क्या हो, डिफरेंट हो, तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, आइसोटोप कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, एक एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, जैसे 8O16 एंड 8O17। देखिएगा दोनों में Z क्या है, इसमें Z क्या है 8, A क्या है 16, न्यूट्रॉन कितने 16 माइनस 8 मतलब 8। ठीक, इसकी बात करें तो Z क्या है, A कितना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब Z क्या है, दोनों में सेम है, तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, समस्थानिक।
अब आइए समभारिक। समभारिक न्यूक्लियस ऐसे न्यूक्लियस होते हैं जिनमें जेड तो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और ए क्या होता है, सेम होता है। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6C14 एंड 7N14। देख सकते हो यहाँ Z6 है, ए कितना है 14, Z7 है, ए कितना है 14। दोनों में देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है, इक्वल। तो ये दोनों नाभिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसो बार। ऐसे ही क्या है, सम न्यूट्रॉनिक, ऐसे न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो, सेम हो। मतलब ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो क्या कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 6C13 एंड 7N14। इसमें न्यूट्रॉन निकालो तो A माइनस जेड, न्यूट्रॉन कितना आया 7। इसमें निकालो न्यूट्रॉन 14 माइनस 7, N कितना आया। तो देख सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी द इक्विवेलेंट। सो दिस न्यूक्लियस इज आइसोटोन। ऐसे ही नेक्स्ट वाला है, क्या बोलते हैं, प्रतीप नाभिक। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतीप नाभिक में ये बोला जाता है दो न्यूक्लियस है, एक का एटॉमिक नंबर Z1 है, एक का Z2। अगर Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस आपको एक मिले तब उसको क्या कहा जाता है, प्रतीप नाभिक। लेकिन एक दूसरा तरीका भी होता है, यदि फर्स्ट वाला है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या N1 और उसके साथ में प्रोटॉनों की संख्या Z1 है, दूसरा है न्यूट्रॉनों की संख्या N2, प्रोटॉनों की संख्या Z2। तो क्या होता है, Z1 तो N2 बन जाता है और N2 क्या बन जाए, Z2। तो ऐसे नाभिक को क्या कहा जाता है, प्रतीप नाभिक कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात है तो देखिए अपन यहाँ आपको बताना चाहेंगे, ये किसका है, प्रतीप नाभिक वाले का एग्जाम्पल 4Be7, 4 बेरिलियम 7। इसके साथ में लेता हूँ 3Li7। तो देखिए Z इसका कितना है 4, न्यूट्रॉन कितने हैं 7 माइनस 4 3। यहाँ देखिएगा Z कितना है, न्यूट्रॉन कितना है 7 माइनस 3 क्या 4। तो देख सकते हो ये वाला N तो ये वाला Z बन जाता है, ये वाला Z ये वाला N बन जाता है। तो ऐसे नाभिक को क्या कहा जाता है, प्रतीप नाभिक कहा जाता है। नाभिकों का वर्गीकरण स्पष्ट कर दिया अपन ने। ठीक है, आगे क्या पूछा है, नाभिक के किन्हीं 4 गुणधर्म लिखिएगा। आपकी मर्जी है, कोई से भी 4 गुणधर्म आप लिख सकते हो। हम यहाँ कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ध्यान दीजिएगा, पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे होगा नाभिक का आकार। थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में बताएंगे, आपकी मर्जी है वो लिख देना। नाभिक का आकार, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नाभिक का घनत्व। नेक्स्ट वन क्या आएगा, नाभिक का घनत्व। नेक्स्ट देखिए, सेकंड सीक्वेंस में लिया है नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इनके अंदर भी आपको लिखना होता है। नेक्स्ट वन इज नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। एंड नेक्स्ट इज नाभिक का कोणीय संवेग, नाभिक का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस। फिर है नाभिक का नेक्स्ट वाला, देखिएगा पैरामीटर इसका क्या आएगा, नाभिक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, या कैसे लिख सकते हैं, नाभिकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इन अदर लैंग्वेज न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छे से सीखिए, बात इसी है जैसे एक सामान्य क्लास में हर बात आपको अच्छे से बताते चलते हैं, वैसा तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बता रहे हैं, साथ में कैसे करना है वो भी हम बताते चल रहे हैं। नेक्स्ट आएगा समता, मतलब क्या आएगा, पेरिटी। तो ये सारे क्या होते हैं, नाभिक के गुणधर्म होते हैं। एक लास्ट है समभारिक पर चक्रण, 7 होता है
भारिक प्रचक्रण, आइसोस्पिन। ये लो जी। तो क्वेश्चन यही था, नाभिक का वर्गीकरण स्पष्ट कर दीजिए, किन्हीं 4 गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए। इनमें से कोई से भी 4 गुणधर्म की आप व्याख्या कर सकते हो। अब बात ये हम एक एक बताने लगेंगे तो चैप्टर ही पूरा हो जाएगा। इनमें से कोई 4 आप उठा सकते हो और उनका वर्णन कर सकते हो। हालांकि इनमें से कुछ वापस आ जाएंगे, ठीक है ना, क्वेश्चंस के साथ में अटैच होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन आएगा कि किसी भी नाभिक के लिए घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा समता को समझाइए, तो इनमें से 2 आ जाएंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसके बारे में हमने एनालिसिस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नाभिक के घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, समता को समझाइए। इन अदर लैंग्वेज, कैलकुलेट density of nucleus and also discuss about parity। देखो 2 तो यहाँ आ गए ना, तभी हम नहीं समझा रहे थे आपको कि नाभिक का जो घनत्व है उसका मान ज्ञात कीजिएगा तथा साथ में ये बताइएगा कि समता क्या होती है। समता के बारे में टोटली हमें आप में निकाल के बताइएगा। तो बहुत ही ईजी सा थिंक है कि नाभिक का घनत्व निकालने का तरीका क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अपन बात करें घनत्व की, कोई भी घनत्व हो, रो बराबर क्या होता है, m/v, मतलब मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। अपने को पता है अगर न्यूक्लियस कहाँ पे है तो न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकली होता है, ठीक है। और मान सकते हैं अपन ये जो न्यूक्लियस है इसकी रेडियस कितनी है, r। एक रेडियस और होती है न्यूक्लियस की जिसको क्या बोलते हैं, r0। सारी जो कहानी है वो इसमें निकल के आएगी। तो देखिए घनत्व रो बराबर क्या होता है, m/v, जहाँ m क्या है, मास। अगर अपन न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के लिए अगर हम टोटल मास निकालना चाहें तो ये जो मास m लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मास m लिखा गया है ये किससे मल्टीपल होगा, मास नंबर से मल्टीपल होगा। और ये जो मास है ये मास किसका होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू क्या होता है, देन इस केस में रो क्या लिख सकते हैं, AMN डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, क्वेश्चन 1, V। अगर स्पेयर है तो क्या होगा, 4/3 पाई, क्वेश्चन 2। R क्या होता है, R0 1 की पावर 1/3, जहाँ R0 की वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेट 1.2 to 1.4 फेंटोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 उठाओ इसको, पुट इन, तो हमें रो निकालना है तो V बराबर 4/3 पाई, R की जगह क्या आया, R0 की पावर 1/3 का क्यूब, V बराबर 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास वॉल्यूम की टर्म है, उठा के ऊपर आप पटक दीजिएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिएगा, पुट इन 1, एक में रखो, ये रहा 1, तो क्या आया, रो इक्वल AMN, V की जगह क्या आया, 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू, ऐसे ए खत्म हो गया, रो इक्वल टू 3MN डिवाइडेड बाई 4 पाई R0। अब हमें पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 10⁻27 किलोग्राम। R0 क्या होता है, 1.2, कोई सा भी ले लो लेकिन 1.5 इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब ये ओरिजिनल वैल्यू निकाली जाती है
तो 1.5 नहीं 1.3 यूज करते हैं। 1.3 10⁻15 रखो यहाँ पे। रो इक्वल टू 3 इंटू 1.6 10⁻27। 4 पाई की जगह 3.14 आर नोट का क्यूब मतलब 1.3 10⁻15 का क्यूब। जब इसका टोटली आप सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से घनत्व है रो का एक डिजिट निकल के आएगा 1.81 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको अप्रोक्सीमेट लिखा जाता है 2 × 10⁻17 किलोग्राम पर। तो अपन ने ये पता किया कि नाभिक जो होता है उसका घनत्व क्या होता है। देखिए जो अभी मैंने 4 पूछे थे उनमें से एक लिख सकते हो आप। दूसरे पे आइए। अब अपन किसकी बात करते हैं, पेरिटी, क्षमता की पेरिटी के बारे में क्या एनालिसिस होगा, ये आपके समझ आया होगा। नेक्स्ट अपना टेक रहेगा पेरिटी के ऊपर। अब देखिए आपसे ये पूछा, उससे एक ही चीज़ याद रखिएगा, पेरिटी क्या होती है, निर्देशांकों का प्रतिलोम, निर्देशांकों का प्रतिलोम इनवर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो कोऑर्डिनेट है उनका क्या करना होता है, अपने को इन्वर्जन करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहाँ पे भी क्वांटम फिजिक्स है तो उसका वेव फंक्शन लिखने का तरीका होता है x, y, z, t। यदि हम इन्वर्जन करते हैं x की जगह -x, यही पेरिटी है, y की जगह -1 -y, z की जगह क्या -z। मतलब जैसे ही हम किसी भी कोऑर्डिनेट के ऊपर पेरिटी ऑपरेटर लगाते हैं, पेरिटी लगाते हैं, तो x इज चेंज टू -x, y चेंज टू -y एंड z चेंज टू -z। तो ये जो पेरिटी होती है, ये पेरिटी 2 प्रकार से पढ़ी जाती है, ध्यान दीजिएगा। ये जो पेरिटी है ये 2 प्रकार से पढ़ी जाती है। पहली होती है समसमता, इवन पेरिटी। देखिए समसमता में कैसी कहानी होती है, समसमता में ये कहा जाएगा अगर कहाँ पे भी साई x की जगह -x -y -z, अगर ऐसा हम लिखें और हमें क्या मिल जाए, साई x y z मिल जाए, तो इस प्रकार का रिलेशन जहाँ फॉलो होता है तो यहाँ की जो पेरिटी होती है उसको सम पेरिटी कहा जाता है। ऐसे ही दूसरा जो है वो क्या होता है, विषम, मतलब यहाँ पे क्या आता है प्लस, विषम पेरिटी मतलब ओड पेरिटी, ठीक है। मतलब क्या है, साई -x -y -z अगर क्या बन जाए -1 इंटू साई x y z बन जाए तो यहाँ पे क्या होती है, विषम पेरिटी। मतलब पेरिटी सम होती है, सम के लिए कितना होता है मान +1, विषम होता है मान कितना होता है -1। तो काफ़ी सारी पेरिटी अगर आपके पास में है तो पेरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है पेरिटी p = -1 की पावर, ठीक है। काफ़ी पेरिटी अगर जैसे कि मान लो मेरे पास पहली पेरिटी PA है, उसके रेस्पेक्ट में एज़म्यूथल नंबर LA है, PB एज़म्यूथल नंबर LB है, PC होता। तो ध्यान रखिएगा पेरिटी जो होती है वो एक मल्टीपल फंक्शन होता है। तो टोटल पेरिटी P निकालना है तो प्लस नहीं करोगे, PA PB इंटू क्या करोगे PC, ऐसे ही चलता जाएगा। PA -1 की पावर LA -1 की पावर LB -1 की पावर LC, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स पेरिटी P -1 की पावर LA LB प्लस क्या हो जाएगा LC। तो इस प्रकार से पेरिटी का अपने पास फॉर्मूला। लेकिन पेरिटी यहाँ हम निकालेंगे तो या तो न्यूट्रॉन रहेगा हमारे लिए या प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए Ln होगा, प्रोटॉन के लिए क्या होगा M। तो इनके लिए पेरिटी क्या होगी -1 की पावर N Ln प्लस क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें पूछा था कि घनत्व निकालिए, उसके साथ साथ पेरिटी के बारे में हमें बताइए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा पेरिटी जो होती है उसकी आइगन वैल्यू हमेशा कितनी होती है, +-1 होती है। +1 इवन के लिए होता है, -1 किसके लिए होता है, ऑड के लिए। ये क्वेश्चन हो चुका। आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न को समझाइए। ध्यान देना, निम्न को समझाइए। कुछ एक पॉइंट्स है उनके बारे में आपको अगले को बताना है, ध्यान दीजिएगा। समय दो थोड़ा, बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अरे बड़ी जोर से भूख लगी है, को चरणों में ध्यान लगाए, पहले गोदक से तो क्या देंगे सब राम नाम श्री राम धुन में।
थोड़ा वक्त दीजिए, बट पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट फॉलोइंग। और क्या क्या है देखिए, पॉइंट फर्स्ट है द्रव्यमान, क्षति, मास, डिफेक्ट। सेकेंड पॉइंट है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा, एंटी बाइंडिंग एनर्जी, एंटी बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट है संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। और क्या क्या पूछा जाता है, द्रव्यमान, क्षति, बंधन ऊर्जा वगैरह वगैरह जो कुछ कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला थिंक है आपको क्या समझना है, मास डिफेक्ट। बात ऐसी है कि उतना मैं नहीं बताऊंगा जितना अक्सर मैं बताया करता हूँ। क्लासेज अपनी पढ़ी है, अच्छे से पूरा देखना तो देख लीजिएगा। यहाँ एक रफली रिवीजन आपको करवाते हुए चल रहे हैं, तो देखिएगा क्या तरीका होगा। सपोज दैट हमें मास डिफेक्ट पढ़ना है, तो मास डिफेक्ट क्या होगा, आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है वो किस प्रकार से होगा, ZX। तो इसमें Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। Z किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करता है। ठीक है, और प्रोटॉन का मास है मान लो mp, क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे टोटल जो वैल्यू होती है वो क्या होगा, Z इंटू mp। अगर प्रोटॉन को टोटली लिखना है तो क्या होगा, Z इंटू mp। कर सकते हो इतना इजीली। साथ में देखिए अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो न्यूट्रॉन कितना होगा, A माइनस जेड। न्यूट्रॉन होगा मतलब ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास मान लो मास ऑफ न्यूट्रॉन। बात ऐसी है यहाँ टोटल वैल्यू निकालेंगे तो A माइनस जेड इंटू क्या होगा Mn। तो ये प्रोटॉनों की संख्या है, ये न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर कोई न्यूक्लियस आपके पास जैसे X, ये टूट के चला गया, ये टूटने के बाद मान लो Z1 और Z2 में चला गया। ठीक है, तो एक तो ये पहले वाला था पेरेंट बोलते हैं, बाद वाले को क्या बोलते हैं, डॉटर। लड़कियों का ज़माना है। ठीक है, कभी भी इसको बॉय नहीं बोलते, डॉटर बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब पुत्री पैदा हुई है, कभी भी पुत्र नहीं बोलते हैं, सन कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जाता है मास डिफेक्ट क्या होता है, तो मास डिफेक्ट मतलब पहले इसको समझिए। इसके लिए अगर मास लिखना हो तो मास Z कोमा A, है ना। ये क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस। तो जो टूट गया उसमें से ओरिजिनल को घटा दो, क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। मतलब मास डिफेक्ट डेल्टा M क्या है, जो टूट गया। टूटा क्या है, एक तो ये Z MP, दूसरा क्या है A माइनस जेड Mn। इसमें से ओरिजिनल को घटा दो M Z कोमा ये, यही क्या होता है आपका मास डिफेक्ट होता है। तो एक थिंग आप समझ पाए हो कि आखिर मास डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आइए। दूसरा पॉइंट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। देखिए इसमें क्या कहेंगे, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, किसी भी नाभिक को तोड़ने या जोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी को किससे शो करते हैं, बी से। जैसे एनर्जी E बराबर क्या होती है, mc²। न्यूक्लियर की भाषा में लिखे तो इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। M की जगह मास डिफेक्ट इंटू क्या आया, c²। अब डेल्टा M आप जानते हो क्या है, ZMP
ए माइनस जेड एम एन, ये एम जेड नहीं है, एम एन माइनस एम, मतलब मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियस टूटता है, न्यूक्लियस टूटने के बाद उसका मास क्या हो जाता है, कम। कम होने की घटना ही क्या होती है, मास डिफेक्ट। तो ये लो बंधन ऊर्जा की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर दी कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। अब बात ये है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, ध्यान देना बात पे, जो बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये जो एनर्जी होती है ये हमेशा किस में निकलती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक जो मेगा इलेक्ट्रॉन, इसको जूल में से, मतलब ये किस में है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में चेंज मुझे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एनर्जी जब भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और इसको जूल में चेंज करना है तो 931.5 से आपको मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी बी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम माइनस एम जेड कोमा ए इंटू सी स्क्वायर, मतलब 931.5 सी स्क्वायर, ये किस में आ चुकी है अब जूल। थर्ड पॉइंट पे आइए। थर्ड पॉइंट आपको क्या बता रहा है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है वो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को हमें बताती है। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम ब्रीफली पढ़ते हैं। एंटी, ये टी वाई आएगा, ठीक है ना, एंटी बाइंडिंग एनर्जी, और किससे शो करते हैं इसको, बी बार से। अब एंटी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सीखिए। अब ऐसे नहीं कहोगे कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, नहीं, बाइंडिंग एनर्जी मतलब बंधन ऊर्जा तथा द्रव्यमान संख्या के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, एंटी बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है। द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एंड मास नंबर इज नोन एज द एंटी बाइंडिंग एनर्जी। दिस इज इंडिकेट द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस आपके पास में है उसकी स्टेबिलिटी को ये बताता है। एक ग्राफ की स्टडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से कोई ग्राफ, मतलब अपन देखते हैं अपनी धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो तत्व होता है उसको अपन लोहा कहते हैं, आयरन, Fe कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। आखिर वो सबसे ज़्यादा क्यों पाया जाता है, क्योंकि आयरन की एंटी बाइंडिंग जो एनर्जी हो सबसे अधिक होती है, इसीलिए धरती पर वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो एक छोटे से ग्राफ की अपन स्टडी कर लेते हैं ऐसे, फिर यो यो चलता हुआ ये होता है। एक तरफ अपने को मास नंबर लेना है, एक तरफ अपने को बाइंडिंग एनर्जी लेने, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। अब देखिएगा यहाँ जो ऊपर है तो यहाँ नीचे मिलाते हैं तो ए मास नंबर यहाँ 4 मिलता है, इस वाले के ऊपर मास नंबर 8 मिलता है, मास नंबर 12 मिलता है, मतलब सम संख्या वाले मिलते हैं। ऊपर ही ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू मैंने ली है, यहाँ पे कौन सा तत्व पाया जाता है, आयरन, Fe। आयरन Fe की मास नंबर कितना होता है, 56 होता है। मतलब कहने का क्या है, आयरन की जो एंटी बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल पाया जाता है। क्लियर है सारी बातें, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है जिनके लिए मास नंबर ए जो होता है वो अगर E1 होता है, मास नंबर जिनके लिए E1 होता है वो भी थोड़े स्टेबल तत्व होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 4 आया, ये आया, मतलब हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार के जो तत्व है ये भी अपने पास वाले तत्व से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसीलिए इनका पीक कहाँ जा रहा है, ऊपर, और पास वालों का कहाँ आ रहा है, नीचे। ये एक ग्राफ डिस्कस किया अपन ने, किसका, एंटी बाइंडिंग एनर्जी का। डन। उसके बाद आपका टॉपिक क्या आता है, संकुलन गुणांक, मतलब पैकिंग फैक्टर। कि पैकिंग फैक्टर क्या होता है इसके बारे में भी हमें सीखना है। बहुत ही आसान सा टास्क है ये भी। ये 2-3 बातें आप सीख पाए। चलो अपन मास डिफेक्ट के बारे में यहाँ सीख लेते हैं। देखिए सारे जो 2-2 नंबर के अगर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 नंबर हो जाएंगे, पर सारे 1.5 नंबर के आते हैं तो 6.5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो लास्ट एंड फाइनल क्या है, संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर। संकुलन गुणांक को किससे शो करते हैं, डेफिनेशन सीखिएगा। एफ क्या होता है, मास डिफेक्ट, ध्यान दीजिएगा, मास डिफेक्ट और मास नंबर का जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहा जाता है, पैकिंग फैक्टर। एफ इक्वल मास डिफेक्ट मतलब m माइनस ए, मास डिफेक्ट क्या होगा, m माइनस ए डिवाइडेड बाई, जैसे कि यहाँ पे है
कोई भी द्रव्यमान है उसमें से द्रव्यमान संख्या जब घटती है तो उसको अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं, और ये भी फॉर्मूला मास डिफेक्ट का ही निकल के आता है, m-a डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं पहला केस बताऊँ, अगर a ग्रेटर देन हो m से तो f क्या आएगा, a बड़ा है मतलब माइनस है तो f क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ऐसे ही a अगर लेस देन है m से तो f क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो सारी कहानियाँ। इससे आगे देखिएगा, अगर मास डिफेक्ट के बारे में दो चार अच्छी बातें कही जाती है कि मास डिफेक्ट की वैल्यू, मतलब मास डिफेक्ट के लिए ग्राफ बनाया जाता है, हम बनाते हैं पैकिंग फैक्टर f और मास नंबर a के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो वो इस प्रकार से ग्राफ मिलता है। और ये ग्राफ आपको क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, a अगर 12 से कम है तो पैकिंग फैक्टर f है वो पॉजिटिव निकलता है। ठीक, सीधा सीधा याद रखना है, a ग्रेटर देन 175 है, तब यहाँ से इसकी जो वैल्यू है, मतलब a ग्रेटर देन है तब भी ये क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है, a की वैल्यू लेस देन 175 है, ठीक है, और ग्रेटर देन क्या है 12, तो यहाँ मास डिफेक्ट क्या निकलता है, नेगेटिव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, 6C12 है, 6C12 कार्बन के लिए पैकिंग फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इतनी बातें लिखोगे, आराम से अगला 1-1.5 नंबर देगा, और छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो मिलके ही एक बड़े कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। अब तक आपने देखा है, शायद ये तीसरा क्वेश्चन है, थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैं यहाँ सोलो करके नहीं बताऊँगा, खुद से देखोगे, क्योंकि उस अकेले क्वेश्चन में खूब सारा समय लगता है। अगर आपके दुविधा है तो डाला हुआ है, आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, क्या है रदरफोर्ड प्रकीर्णन, ये खुद से पढ़ना है सेल्फ। ठीक है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन और रदरफोर्ड स्कैटरिंग तथा टक्कर प्राचल व या संघट्ट प्राचल व न्यूनतम दूरी में संबंध व्युत्पत्त कीजिए। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ये रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से देखना है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन की व्याख्या कीजिए, टक्कर प्राचल व न्यूनतम दूरी के बीच में क्या संबंध। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नाभिक के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। नाभिक के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि एक डेरिवेटिव पार्ट है। आइए मेरे साथ करते हैं अपन जिक्र, समय दीजिएगा थोड़ा सा। चलो जी, बढ़ो आगे। क्वेश्चन देखिए, नाभिक के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फाइंड आउट द क्वाड्र या कैलकुलेट क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस। थ्योरी में रत्ती भर भी नहीं बताऊंगा, टोटली डेरिवेटिव पार्ट है, पूरा डेरिवेशन सीखिए। देखो, हम सपोज करते हैं हमारे पास कहाँ न्यूक्लियस का कोई पार्ट प्रेजेंट है, ले लिया है हमने, यहाँ पे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बना दिया है, ठीक है, और यहाँ एक छोटा सा न्यूक्लियस का सरफेस लिया है,
ये लो, हम सपोज करते हैं कि इस न्यूक्लियस पे कोई चार्ज है, इस चार्ज का कुछ एक पार्ट यहाँ पे लिया है, नाम दे दिया है डी। यहाँ इसके लोवेस्ट को मिलाया तो एंगल बना रहा है थीटा, और ये डिस्टेंस है वो आर। यहाँ से यहाँ तक बाहर जेड डायरेक्शन में कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। हमें यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्यूशन करना है। सपोज दैट ये जो वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल ए वेक्टर। मतलब क्या किया हमने, टोटल जो चार्ज था क्यू, इसमें से छोटा छोटा काटा न्यूक्लियस में, और क्या ले लिए है यहाँ पे डी क्यू। क्या करना है, इस डी क्यू के लिए वैल्यू निकाल के इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि नाभिक के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण मतलब क्वाड्रपोल मूवमेंट के लिए हमें व्यंजक फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ क्वाड्रपोल मूवमेंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, P2। ध्यान देना। ठीक है, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन चलना चाहें तो अपन पहले पहले ऐसे देखते हैं, नाउ वॉल्यूम, मतलब ये भी अपन कह सकते हैं कि इसका कोई वॉल्यूम है, मान लो V, तो इसका वॉल्यूम काटा गया पार्ट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dV, कोई स्मॉल वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बराबर क्या होता है जी, dq बट्टा रो बराबर q अपॉन v, तो dq अपॉन यहाँ से dq निकालो, क्या आया, रो इंटू dv। क्वेश्चन नंबर, नाउ द पोटेंशियल, नाउ द पोटेंशियल एडी के अकॉर्डिंग अपन चले तो V बराबर क्या होता है, के क्यू बट्टा आर। लेकिन अपन यहाँ पोटेंशियल छोटे वाले के लिए निकालेंगे तो डी फाई के, छोटे वाले का चार्ज क्या है, डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। अब बात ये है ये आर हमारे लिए क्या है, तो ध्यान दीजिएगा पॉइंट की इस अल्पांश से कितनी दूरी है। ठीक है, अल्पांश से दूरी कितनी है, 1 अपॉन डी क्यू आपके पास है, यहाँ रख दीजिए। तो इक्वेशन 2 यूजिंग 1 इंटू करो तो डी फाई क्या आया, के, डी क्यू की जगह क्या आया, रो डी वी अपॉन ए, डूइंग इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आया, फाई इक्वल इंटीग्रेशन के रो डी वी डिवाइडेड बाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब हमारा काम क्या है, हमें फाई मिल जाएगा जब हमारे पास क्या हो 1 अपॉन ए। मतलब नेक्स्ट टास्क अपना यही है कि 1 अपॉन ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस तरफ अपन चलते हैं तो वेक्टर है, इस तरफ अपन चलते हैं तो ये वेक्टर है। तो इस ट्राइंगल का नाम दे दो ओ पी क्यू। ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, सदिश लगा दो, एक डायरेक्शन में चलो, जो सदिश आ रहा है जोड़ दो। पहले ओ से क्यू गया में तो स्मॉल आर वेक्टर, फिर ए वेक्टर माइनस, क्योंकि सदिश की दिशा जहाँ पे उल्टी होती, ऐसे चला मैं ऐसे चला, डायरेक्शन इधर आई तो क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव साइन ले लिया। हमें क्या निकालना, 1 अपॉन ए। तो इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। तो ए वेक्टर क्या हो गया, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। हम ये वगैरह वगैरह लगाना भूल जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए मिल गया हमें। नाउ टेकिंग मैग्नीट्यूड, नाउ मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इक्वल रूट, क्या करोगे, इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर जो करोगे वो भी सिंपल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग नहीं करोगे। सिंपल मैथमेटिक्स होती तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से हो जाता, लेकिन वेक्टर लगता है तो साथ में क्या आता है, कॉस ऑफ थीटा। तो ए स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर कोस ऑफ थीटा। हमें 1 अपॉन ए निकालना है। तो यहाँ से आगे कैसे मुझे बढ़ना, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो देखो 1 अपॉन ए क्या आया, 1 अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कोस ऑफ थीटा। 1 अपॉन ए, नीचे से देखिए मैं आर स्क्वायर बाहर लेता हूँ तो आर 1 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक आर कम हो गया, नीचे कैपिटल आ रहा है, कोस थीटा की पावर 1/2 ऊपर भेज दो इसको। 1 अपॉन ए इक्वल 1 अपॉन आर, 1 प्लस इसको एक साथ ले लो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2 अपॉन कोस ऑफ थीटा। इसकी पावर क्या होगी, अब बाइनोमियल क्या होता है 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से चलता रहता है। तो लगा दो। बात ये है इस पे बाइनोमियल जब लगाओगे तो हम आपको करके नहीं बता रहे, एक्स आप ये पूरा मान लीजिएगा, पूरा सॉल्यूशन प्लस माइनस कर लीजिएगा और 1 अपॉन ए की वैल्यू आपको मिलेगी 1 अपॉन आर। हाइयर पावर को नेगलेक्ट कर देना, जैसे ही सॉल्यूशन करो जो हाइयर पावर जो आए उसको नेगलेक्ट कर देना। डन। तो रिजल्ट आएगा 1 प्लस आर कोस ऑफ थीटा अपॉन कैपिटल आर। अगर अलग से आपको ये देखना है कि कैसे है तो करवाया हुआ है अपना अलग से,
प्लेलिस्ट आप चेक जरूर कीजिएगा। इक्वेशन कितना हो गया, 1/a की वैल्यू निकाल दी, इक्वेशन 3 के बाद 4 को उठा के कहाँ रख दो, 3 में, इक्वेशन 4 इन 3 में रखो, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है कैलकुलेट कर लो, वेरी सिंपल। और देखिए ये नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण है ना, तो आपके ये भी आ सकता है किसी चार्ज के लिए चतुर्ध्रुव अलग से भी आ सकता है, नाभिक नहीं बोल के कि ये जो क्वाड्रपोल मूवमेंट होता है उसका क्या डेरिवेशन होता है, दूसरे सब्जेक्ट में आ सकता है। चले आगे, तो इसको यूज करो, तो फाई क्या आया, इंटीग्रेशन के रो डी वी, 1/a की जगह ये आया, तो 1/r बाहर रख दिया। आगे चलो, 1 प्लस r कोस ऑफ थीटा अपॉन r प्लस r स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, अंदर मल्टीपल कर दो, तो फाई इक्वल के और रो डी वी अपॉन आर, फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस नेक्स्ट क्या है इंटीग्रेशन के रो आर कोस थीटा डी वी, नीचे क्या आ गया आर स्क्वायर। आगे चलो, प्लस इंटीग्रेशन के रो डी वी, नीचे क्या आया 2r स्क्वायर, मल्टीपल में आया 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और इसी प्रकार से ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो देखिएगा फाई इक्वल, इसमें से 1/r हम बाहर लेते हैं, अंदर क्या आया, और के बी है तो के बी आप बाहर ले सकते हो, के अपॉन आर इंटीग्रेशन रो डी वी प्लस के अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन रो आर कोस थीटा डी वी प्लस के अपॉन 2r स्क्वायर इंटीग्रेशन 3 कोस स्क्वायर थीटा वाली टर्म भी है आपके पास, तो रो 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी। क्लियर है इतनी बात। अब आपको यहाँ सपोज कर लेना, इक्वेशन 4 इक्वेशन 5, नाउ लेट क्या पी डी वी रो पी डी वी, ये क्या होता है मोनोपोल, ये रिजल्ट किसका होता है मोनोपोल। उसके बाद रो आर कोस ऑफ थीटा डी वी, देखिए आर कोस थीटा जो होता है वो जेड कंपोनेंट होता है, जेड डायरेक्शन होता है, तो रो जेड डी वी भी कह सकते हो, इसको P1 से डिनोट कर दो, ये क्या होता है डाइपोल होता है। ऐसे ही रो 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 डी वी, ये क्या होता है P2, मतलब क्या होता है डाइपोल। तो इन दिस केस इसको इक्वेशन 6 ले, 6 को उठा के 5 में, हमें क्या निकालना था क्वाड्रपोल मोमेंट, अरे ये डाइपोल, ये क्या होता है क्वाड्रापोल मोमेंट होगा। तो यहाँ से फाई क्या आ गया के अपॉन आर पी नोट के अपॉन आर स्क्वायर P1 के अपॉन आर क्यूब P2, ऐसे ही ये आगे से आगे चलता जाता है। तो ये इक्वेशन जैसे ही आ जाती है हमें रुक जाना है, इसको इक्वेशन के कह देते हैं दिस इज द क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ एनी न्यूक्लियस। ठीक है, अब बात ये थोड़ा सा एनालिसिस अपन इस इक्वेशन का करते हैं। तो ये इक्वेशन अलग से हमें कैसे लिखी हुई मिलती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वाड्रापोल मोमेंट का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना थोड़ा सा। एक चीज अपन छोड़ के चल रहे हैं ना 1/2, इसके साथ में क्या आएगा 1/2, इस इक्वेशन को रखिएगा। मतलब P2 क्या आया आपके पास 1/2 रो आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 इंटू डी। देखिए P2 इक्वल 1/2 रो, अंदर मल्टीपल करो 3 आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर P2 1/2 रो 3 आर कोस ऑफ थीटा स्क्वायर माइनस, अब देखिएगा आर कोस थीटा को हमने बताया था जेड लेना है आपको, तो P2 क्या आया 1/2 रो 3 जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू डी वी। तो यही क्या होता है क्वाड्रपोल मोमेंट, कैपिटल क्यू शेप भी लिखा जा सकता है, ये आता है कई बार प्रूफ दैट, तो आप प्रूफ करके बता सकते हो अगले को कि यहाँ पे कैसी वैल्यू क्या क्या है। समझ गए? ये आपका था क्वाड्रापोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विवेचना कीजिए। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है, समझाइए। फिर है द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की विवेचना कीजिए। इन अदर लैंग्वेज, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। साथ में एक्सप्लेन डबल फोकस, एक्सप्लेन डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ, डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। कंप्लीटली एक थ्योरेटिकल है, सारी बातें मैं धीरे धीरे से आपको बताता हुआ चलूँगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राफ की। एक स्क्रीन पे मैं दे दूँगा, सारी कहानी मैं बता दूंगा कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मैग्नेटिक फील्ड पी, इन दोनों के प्रेजेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्रेजेंस से मास का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके मास का एक स्पेक्ट्रो तैयार करना ही क्या कहलाता है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मतलब ऐसे उपकरण जिससे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके पदार्थ में उपस्थित समान द्रव्यमान के परमाणुओं को किसी एक रेखा में अपन आरेखित कर सकते हैं, क्या कहलाता है? मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है इसके तीन मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग होता है आयन स्रोत, ध्यान दीजिएगा, पहला भाग होता है आयन सोर्स, आयन सोर्स। इसका दूसरा भाग होता है फिल्टर, फिल्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। तीसरा होता है अभिलेखन कक्ष, अभिलेखन कक्ष मतलब रिकॉर्डिंग चैम्बर। समझ रहे हो बात को? अब बात है, पहला है आपके पास आयन स्रोत, जिस भी आयन को, इसके द्वारा आयन का ही विलेखन होता है, जिस भी आयन को अपने को यहाँ से मास का स्पेक्ट्रोग्राफ तैयार करना होता है उसको यहाँ इस आयन स्रोत के अंदर अपन रख देते हैं। जिस भी आयन का द्रव्यमान ज्ञात करना है उसको आयन के आयन में रख देते हैं, और आयन में रखने के बाद डिफरेंट, ध्यान दीजिएगा, आयन स्रोत के अंदर रखने के बाद अलग अलग तत्वों के लिए सॉल्यूशन अलग अलग होता है। एक या दो का मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपके पास दिया गया आयन क्षार धातु हो, क्षार धातु जैसे कि लीना ने कहा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसका जब अपने को आयन निकालना होता है तो इनके सोर्स को गर्म करके निकाला जाता है, वार्म करके कैलकुलेट किया जाता है। ऐसे ही अगर मान लो आपके पास सोना हो, है ना, हो सकता है भाई आप प्लेटिनम हो, ये उससे भी महंगा है, हो सकता है कि आप
बड़े ही पेशे वाले धनवान लोगों, भगवान करे सब धनवान बने। तो इनमें कैसे किया जाता है? स्पार्क विसर्जन, स्पार्क विसर्जन से आयन प्राप्त किया जाता है, स्पार्किंग से। ठीक है जी, डन है इतनी बात। तो आयन स्रोत में आपको इतना ही लिखना होता है। उसके बाद अपन आते हैं किस पे? फिल्टर के ऊपर आते हैं। तो जो फिल्टर होता है वो क्या करता है? फिल्टर का काम क्या होता है? जो भी आयन है उसका कुछ संवेग होता है, जब वो चलता है मोमेंटम होगा, और कुछ उसकी एनर्जी होगी। इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाइड करने के लिए, जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? फिल्टर कहा जाता है। और ये जो फिल्टर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं देखिएगा। पहला होता है एनर्जी फिल्टर, ऊर्जा फिल्टर। दूसरा होता है मोमेंटम फिल्टर, संवेग फिल्टर, मोमेंटम फिल्टर। तीसरा होता है वेलोसिटी फिल्टर, वेग फिल्टर। समझ आ रही है कहानी? और इन सब के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। आप इनके बारे में थ्योरी लिख सकते हो एक बार पढ़ते ही। तो 1/2 mv² किसके बराबर होता है? EV0। नंबर ऑफ आयन मान लो n है, तो ये नंबर 1 के लिए क्या हो गया? इक्वेशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? तो ये ऊर्जा फिल्टर में आप इस प्रकार का कॉन्सेप्ट लिख सकते हो। ऐसे ही अगर संवेग फिल्टर आपके पास आता है तो संवेग फिल्टर का इक्वेशन होता है, संवेग फिल्टर में अभिकेंद्रीय गति होती है। अभिकेंद्रीय गति होती है मतलब mv² डिवाइडेड बाई r। ये क्या है आपके पास में? mv² अपॉन r बल है, तो NeVB। ये दूसरा इक्वेशन आपको यहाँ से मिलता है। मैं बना के भी बताऊँगा कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। समझ में आ रही है कहानी? ऐसे ही नेक्स्ट एंड लास्ट वाला होता है आपका संवेग फिल्टर हो गया। ठीक है, संवेग फिल्टर के बाद में लास्ट आपका आता है वेग फिल्टर। कि वेग फिल्टर में कैसी क्या कहानी होती है? तो बहुत आसान है। इसका इक्वेशन होता है NeVB इक्वल टू NeE। NE से NE मतलब VB बराबर E, तो V बराबर क्या आया? E डिवाइडेड बाई B का जो रेशियो होता है वहाँ से उस पार्टिकल की क्या मिल जाती है आपको? वेलोसिटी मिल जाती है। अब बात ये है, ये द्रव्यमान जो स्पेक्ट्रोग्राफ है ये बनता कैसे है उसका तरीका सीखिएगा। फिर मैं आपको द्विफोक्सी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ है बताऊंगा। पहले इसको सीख लीजिएगा, फिर वो तो बहुत ही आसान है, उसमें तो सिर्फ मेरे को डायग्राम बताना है, क्योंकि फिल्टर वगैरह तो यही उसमें काम में लेते हैं। ठीक है, चलो आगे। तो द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या करेंगे अपन? एक आपके पास आयन सोर्स होना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पे ये क्या है? आयन सोर्स। यहाँ से जब हम आगे निकलते हैं P, तो ऐसी नली लगी होती है, लगा दीजिएगा। ठीक, इस नली का एक ये क्या होता है? दूसरा सिरा होता है जिसका ओरिजिन होता है O। यहाँ रेडियस आपको मिलती है और इस प्रकार से इसको मिला दिया जाता है। और यहाँ से जब ये आयन आता है तो आयन इधर से घूम फिर के और लास्ट में यहाँ पे क्या होता है? रिकॉर्डिंग कक्ष मतलब चेम्बर होता है, जहाँ इसका छाया चित्र मतलब स्पेक्ट्रोग्राफ अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। समझ गए? और बीच में ये अच्छा सा तीक्ष्ण चले, बीच में क्या लगाई जाती है? स्लिट। तो ये हमने क्या बना दी? कंस्ट्रक्शन, मतलब कैसे इसको आप बनाते हैं। तो ये है आपका द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अब बात आती है किसकी? डबल, ध्यान दीजिएगा, डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, इसमें जो भी कहानी आपको लिखी हुई मिलती है हम इसका डायग्राम आपको सिखाएंगे, और जो डायग्राम है उसी में से निकाल के सारे पॉइंट्स अगला बनाने का प्रयास करेगा। और एक चीज़ हम बता दें, इसमें भी वही कहानी होती है। पहले आयन सोर्स होता है, उसके बाद के अंदर फिल्टर होता है, फिर क्या होता है? अभिलेखन कक्ष। तो ये थ्योरी हम वापस से नहीं बताएंगे, आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा कि आपको क्या लिखना है। तो एक नलिका आपको बनानी है पहले, ये ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट है, इनको यूँ मिला देना है दोनों को, और यहाँ पे जो एंगल में बनता है वो है π/√। ठीक है, यहाँ आपके पास कोई ये आयन सोर्स होगा, आयन सोर्स। ठीक है, ये आयन सोर्स ही बनाया है, इसके बाहर एक ऐसी दीवार और होती है कि ये भाग ना जाए कहाँ पे? ये लो, यहाँ से ये आयन आगे से आगे चलता है। यहाँ से निकलने के बाद देखिएगा, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ एक ट्राइंगल शेप में
ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, हम भी रख देते हैं, ट्राइंगल शेप में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है जिसका एक ये एंगल 90 होता है, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं। तो ये आयन आगे चलता है, आगे चलता हुआ जैसे ही जाता है तो यहाँ पे एक प्लेट रखी रहती है जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। ये आयन यहाँ से निकल के फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ इसके मास का क्या कर लिया जाता है, मेजरमेंट कर लिया जाता है। जो कहानी हमने बोली है ये कहानी आपको थ्योरी में लिखी हुई दिखाई देती है, और इसके जो पार्ट्स है वो उसके भी पार्ट्स होते हैं, तो इन पार्ट्स की व्याख्या आप उसमें भी कर सकते हो डबल फोकसिंग स्पेक्ट्रोग्राफ में। ठीक है, तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। ध्यान रखा जाता है आयन सोर्स में यहाँ पे जो वोल्टेज किया जाता है वो 20 किलो वोल्टेज के अप्रोक्स वोल्टेज लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप ज़रूर ध्यान दें। देखिए सारी थ्योरी लिखना पॉसिबल नहीं है, हम भी पूरी थ्योरी नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पे आपको मोटा मोट ऊपर का बताया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर या दिस यूनिट। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसमें एक छोटा सा एक हम बताते हैं वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ भी आप थोड़ा सा देखना। वेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ, देखिए ऐसी जो क्लास आपको मिलती है उसमें काम सारा स्पीड से होता है, वरना तो हम एक एक टॉपिक जो होता है उस पर लगाते हैं इतना टाइम 40-50 मिनट हर टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नाभिकीय बल का या नाभिकीय बलों का गुणधर्म लिखिए तथा साम्य अर्ध आनुभाविक द्रव्यमान के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय बलों का गुणधर्म लिखिए, साम्य अर्ध आनुभाविक, साम्य अर्ध आनुभाविक द्रव्यमान का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। इन अदर लैंग्वेज राइट डाउन characteristics of nuclear force. Okay, find the formula of semi empirical mass formula, semi empirical mass फॉर्मूला। इसके साथ में द्रव्य बूंद मॉडल आप थोड़ा सा देखिए, बहुत ही आसान होता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, उसके साथ का टॉपिक होता है सेल मॉडल, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं पॉइंट बताने। नाभिकीय बल जो होता है उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं, तो देखिए फर्स्ट इसका गुणधर्म होता है लघु पराश, शॉर्ट रेंज। नेक्स्ट इसका गुणधर्म होता है प्रबल आकर्षण बल, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, थर्ड इसका होता है परचक्रण निर्भरता, स्पिन डिपेंडेंट कर सकते हो इतना इजीली आप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्पिन डिपेंडेंट के बाद में है आवेश सममिति। आवेश सममिति, चार्ज सिमेट्री।
नेक्स्ट देखिए संतृप्तता, सैचुरेशन, ये पॉइंट पॉइंट बताने होते हैं। नेक्स्ट विनिमय गुण, विनिमय गुण, एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एक्सचेंज प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन अकेंद्रीय बल, अकेंद्रीय नॉन सेंट्रल। ये तो है नाभिकीय बलों के कौन से गुणधर्म। उसके बाद ये आता, ये क्वेश्चन अपने से पूछा है कि सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे आप कैलकुलेट करते हो। तो देखिए तरीका सीखिएगा। सेमी इंपेरिकल जी के अकॉर्डिंग सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला इतनी सी स्क्रीन पे मैं देने की कोशिश करूँगा। इंपॉर्टेंट सारे टास्क बताऊँगा। और देखिए अब थ्योरी वगैरह नहीं बोलूँगा। मास डिफेक्ट अपन जानते हैं डेल्टा एम क्या होता है, या फिर देखिए ऐसे कह सकते हैं ना अपन, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एल, माइनस क्या होता है एम जेड कोमा। तो यहाँ से यदि मैं एम जेड कोमा ए निकालूँ तो क्या आएगा, जेड एम पी ए माइनस जेड एम एल। मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट ही अपन बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि जितना मास डिफेक्ट है उसका सी स्क्वायर क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या होता है, ये जो सेमी नाम के साइंटिस्ट हैं ये कहते हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसमें 5 प्रकार की बाइंडिंग एनर्जी होती है। और याद रखिएगा ट्रिक बताते हैं, वह से के पे, ठीक। वह का मतलब होता है वॉल्यूम एनर्जी, सीधा फॉर्मूला बताएंगे, हम निकालना नहीं सिखाएंगे। वॉल्यूम एनर्जी जो ईवी होती है इसका फॉर्मूला आपके पास में निकल के आता है AVA, ठीक। दूसरा क्या है, एस का मतलब होता है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ठीक है। और इसको अपन किससे शो करते हैं, ES से, ई से नहीं बी, इसको किससे शो करते हैं, बी। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है माइनस AS ए की पावर 2/3। इक्वेशन 2 ले लो, 3 ले लो। ऐसे ही सी होता है कुलाम एनर्जी, कुलाम एनर्जी, BC। इसका फॉर्मूला आपके सामने निकल के आता है कुलाम एनर्जी का माइनस AC जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3। फिर क्या है, ए का मतलब होता है असेम्प्टोटिक, असेम्प्टोटिक एनर्जी, असममित ऊर्जा, असममित ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला निकलता है BA, किसके इक्विवेलेंट निकलता है माइनस ए माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 5। और लास्ट क्या आया, EP, इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। और ये क्या होता है, BP। इसका आंसर होता है माइनस AP अपॉन ए की पावर 3/4, इक्वेशन 6। हम चाहें तो एक एक आपको बता सकते थे, लेकिन इनका बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। समझ पाए, क्योंकि कम टाइम में मैटर कवर करना है हमें। नेक्स्ट आगे चलिए, ध्यान दीजिएगा। अब बात करूं मैं, सो द टोटल बाइंडिंग एनर्जी B क्या होगा, वह से के पे। क्वेश्चन 6। पहले साथ में इन सबको रख दो, फिर साथ को उठा के कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 आपका फॉर्मूला आ जाएगा। यूजिंग मतलब ये आपका क्या है, मास डिफेक्ट ही रहता है, डेल्टा से ही शो करना आपको, एनर्जी का रिलेशन होता है, मतलब बी नहीं, एम से नहीं बी से ही करना है। यूजिंग इक्वेशन 1 to 6 सारी यहाँ पे यूज करो तो क्या आया, देखिए अभी फॉर्मूला मिल जाएगा। B इक्वल, चलो BV AVA प्लस, प्लस नहीं माइनस AS ए की पावर 2/3 माइनस AC जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर माइनस ए माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन ए, फिर AP वाला तो माइनस AP अपॉन ए की पावर। इसको नेक्स्ट वाला इक्वेशन लो, एट B आपके पास है ना, रख दो। यूजिंग इक्वेशन एट इन 1 एक में रखो। और मैं थोड़ा सा स्पेस करता हूँ क्योंकि फॉर्मूला बड़ा मिलेगा, एक साथ दिखना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे। ध्यान दीजिएगा।
इनका कोई काम नहीं है। तो क्या आएगा देखिए, इस इक्वेशन में हमें रखना है तो m जेड को माए जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन, ठीक है, ए माइनस जेड माइनस बी, बी का मतलब ए वी ए, ये तो निगेटिव हो जाएगा, बाकी सारे पॉजिटिव, प्लस ए एच ए की पावर 2/3 प्लस ए सी जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस ए माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन ए माइनस नहीं प्लस ए पी अपॉन ए की पावर कितना आ गया 3/। तो अपने को अगर एनर्जी निकालनी होती, मान लो एनर्जी टोटल भी निकालनी होती, तो बी क्या होता m इंटू सी स्क्वायर, इसको c से मल्टीपल कर दूँ तो b क्या आता m नहीं सॉरी जेड, इसको यहाँ यूज़ करो जेड एम पी ए माइनस जेड एम एन माइनस ए वी ए एस ए की पावर 2/। तो ये तभी आपको हार्ड लगता है, बड़ा सा एक फॉर्मूला मिल जाता है अपने को, प्लस ए माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए पी अपॉन ए की पावर 3/4, पूरा मल्टीपल किससे हो जाता सी स्क्वायर से, और ये वैल्यू किस में आती मेगा इलेक्ट्रॉन। ये है जी आपका, दिस इज द सेमी इम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि किसके बारे में बताता है अपने को, मास के बारे में बताता है। तो इस फर्स्ट वाले से रिलेटेड जो कुछ था टोटली हमने आपको बताया है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन वाला चैप्टर आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलें, देखो पहला ही क्वेश्चन ये है कि विघटन के नियम को बताइए तथा अर्ध आयु का सूत्र प्राप्त कीजिएगा। इसका इस चैप्टर से आपको कोई भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। चलें आगे, आओ। समय कम है, टॉपिक्स ज़्यादा है, सारा सीखने का अपना प्रयास है। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पढ़ना है, और जिस क्वेश्चन के बारे में मैं ये कह रहा हूँ इसको ज़रूर देखिएगा। वो टोटली जब आप देख के एग्ज़ाम देने जाओगे तो एक पॉजिटिविटी के साथ जाओगे और पेपर को फाड़ देंगे, है ना, मतलब लिख के फाड़ना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जैसा कि मैंने बताया विघटन के नियम को समझाइए तथा अर्धायु का सूत्र प्राप्त। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, रदरफोर्ड सोडी संबंध निकालिए, और या फिर क्या आता है रदरफोर्ड सोडी संबंध निकालिए। इन अदर लैंग्वेज डिफाइन disintegration law and find out half life of and find half life। या फिर क्या आता है रदरफोर्ड सोडी रिलेशन। ठीक है, चलो सीखते हैं अपन। ये नियम अपने को क्या कहता है कि कहाँ पे भी मान लो आपके पास कोई न्यूक्लियस है इनिशियल में, इस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये विघटित होने वाले न्यूक्लियस dN/dt कितने न्यूक्लियस उनके क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल को हटाओ, कांस्टेंट आएगा लैम्डा, जहाँ लैम्डा को बोला जाता है क्षांक। लैम्डा का नाम क्या होता है, क्षांक, मतलब डी के कांस्टेंट,
डीके कांस्टेंट, और यहाँ माइनस, ये माइनस क्या बताता है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है, माइनस क्या बताएगा, जैसे जैसे समय निकलता जाएगा नाभिकों की संख्या कम होती जाएगी। एन को एक तरफ करो, कर दिया, माइनस लेमडा इंटू डूइंग इंटीग्रेशन करो, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एन अपॉन डी माइनस लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से कहाँ तक, टी तक। ध्यान से समझिएगा। तो इसके दो तरीके होते हैं, कई लोग इसको अलग तरीके से करवाते हैं, मैं आपको अलग, अपने ये मानते हैं इनिशियल में मान लो नाभिकों की संख्या वो कितनी है, एन नोट है। इनिशियल में नाभिकों की संख्या कितनी है, एन नोट, और पहले कितनी है, एन, मतलब एन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, एन नोट से एन तक। तो log ऑफ एन बेस में ई है, कहाँ से कहाँ तक, एन नोट से कहाँ तक, माइनस लेमडा, यहाँ पे क्या हो गया, डी टी का सीधा सीधा टी हो गया। आगे बढ़ो, यहाँ से आगे जब अपन चलते हैं, log ऑफ ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इक्वल माइनस लेमडा टी, तो log ऑफ ई एन अपॉन एन नोट माइनस लेमडा टी, या फिर एन अपॉन एन नोट निकालना चाहें तो ई की सीधा आ गया ना, एन बराबर क्या आ गया, एन नोट ई की पावर। ये एक रिलेशन मिला जिसको अपन रदरफोर्ड सोडी संबंध के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ हम ग्राफ बनाना चाहें, ध्यान दीजिएगा, यदि एक ग्राफ हम यहाँ बनाना चाहें किसके बीच में, नंबर ऑफ न्यूक्लियस एंड टाइम के बीच में, तो एन और टी के बीच में एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमें मिलता है। अगले ने क्या कहा है, अर्थ आयु हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला निकालिए। तो देखिएगा हाफ लाइफ क्या होती है, पहले तो ये समझिए, हाफ लाइफ को किससे शो करते हैं, टी, पेरों में क्या, 1/2। जो न्यूक्लियस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल में जो न्यूक्लियस है वो इनिशियल न्यूक्लियस का जब आधा विघटित हो जाता है तब लगने वाले समय टी को ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ टी 1/2 कहा जाता है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, जितने भी न्यूक्लियस है वो आधे विघटित, प्रारंभ के जो न्यूक्लियस है, इनिशियल के जो न्यूक्लियस है वो हाफ अगर डिसइंटीग्रेट हो जाए तब वहाँ पे लगने वाला जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसको यहाँ एप्लीकेबल करिए, एन की जगह क्या हुआ, एन नोट बाई 2 आधे विघटित हो गए, एन नोट ई की पावर माइनस लेमडा, टी की जगह क्या हो गया, T1, एन नोट से एन नोट खत्म हो गया, 1/2 की पावर माइनस लेमडा टी 1/2, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 1 अपॉन ई की पावर लेमडा टी 1/2, या फिर ई की पावर लेमडा टी 1/2 क्या, 2। इसको जब हटाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले, क्या होगा, ln ई की पावर लेमडा टी 1/2 ln ई 2, ये खत्म हो गया, लेमडा टी 1/2 ln ई 2। आगे बढ़ो सॉरी, लेमडा टी 1/2, इसका आंसर होता है 0.693, हमें टी 1/2 निकालना था, 0.693 नीचे क्या आ गया, मतलब क्या है, हाफ लाइफ जो होती है वो जो डीके कांस्टेंट होता है उसके क्या मिल रही होती है, मतलब डीके कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ क्या होगी, घटेगी, जाहिर सी बात है, जितना जल्दी विघटित होगा तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है इसका कि क्या हाफ लाइफ होती है और क्या ये नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन को समझाइए।
एल्फा तथा बीटा उत्सर्जन को समझाइए तथा एल्फा उत्सर्जन के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए तथा एल्फा उत्सर्जन के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक, देखो, डिस्कस एल्फा एंड बीटा इमिशन, फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर एल्फा इमिशन। एल्फा इमिशन के लिए आप फॉर्मूला भी निकाल, तो बहुत आसान है, रिएक्शन सीखिएगा। अब मैं वो गुण वगैरह नहीं बता रहा इनके क्या कैरेक्टर है। सबसे पहली बात आती है एल्फा उत्सर्जन, एल्फा इमिशन। कहाँ पे भी किसी भी न्यूक्लियस, मान लो कोई न्यूक्लियस आपके पास ZX, कभी भी एल्फा उत्सर्जन होता है तो यहाँ से एक हीलियम का नाभिक निकलता है, मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने के बाद एक हीलियम का नाभिक निकलेगा और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। अब बात ये है, यहाँ क्या है Z, यहाँ क्या आ गया 2, तो Z में कितने की कमी होगी, 2 की। X है Y में चेंज होगा, A यहाँ 4 है तो A में कितने की कमी होगी। ये रिएक्शन किसके लिए होगी, किसी भी न्यूक्लियस से अगर एल्फा डीके होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन आपको मिलती है। ऐसे ही अगर अपन बीटा डीके की बात करें तो जो बीटा डीके होता है ना, डीके बोल सकते हो, तो ये बीटा डीके 3 प्रकार का होता है। कौन सा देखिए, पहला होता है बीटा प्लस, दूसरा होता है बीटा माइनस, तीसरा होता है बीटा जीरो। अब अलग अलग आपको सीखना है। सबसे पहली बात आती है बीटा प्लस, तो आप ये पार्टिकल याद रखिए, बीटा प्लस से +1e0 निकलता है, यहाँ से -1e0 निकलता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैचअप कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा मतलब -1e0 को ये ग्रहण कर लेगा। अब आइए रिएक्शन लिखते हैं। मान लो आपके पास कोई ZXA एटम और इस पर आप क्या कह रहे हो, बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस डीके में क्या निकलेगा, +1e0। साथ में देखिएगा एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल वगैरह निकलेंगे, बात अलग है, एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, अपने को यहाँ सीखना है कि यहाँ क्या है प्लस। देखिए Z यहाँ है +1, तो इस Z में से बराबर करने के लिए कम करना पड़ेगा Y0। समझ गए रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे आइए, ZXA आपके पास है, यहाँ से क्या बीटा माइनस, अगर बीटा माइनस है तो -1e न्यूट्रिनो पार्टिकल प्लस क्या निकल जाएगा, एनर्जी प्लस। ZXA -1 मतलब यहाँ क्या होना पड़ेगा, Z+1 YA, 0 नहीं होगा। रिएक्शन समझ आ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन देखिए, ZXA इलेक्ट्रॉन कैप्चर -1e0 क्या आएगा, Z-1, Z-1 Y में चेंज होगा, A+ क्या निकल जाएगी, साथ में एनर्जी निकल जाएगी। तो ये होता आपका एल्फा बीटा इमिशन। और गामा में तो कोई खास लोचा नहीं होता, जहाँ पे भी कहीं गामा इमिशन होता है तो गामा इमिशन के लिए यही कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ इंटरनल कन्वर्जन होता है। अब अगली क्वेश्चन को पढ़िएगा, एल्फा उत्सर्जन के लिए गतिज ऊर्जा निकालिए। तो एल्फा उत्सर्जन की रिएक्शन यहाँ पे लिखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मानना है, जैसे कि ये तो आपका एल्फा पार्टिकल है, ये क्या है आपका पेरेंट न्यूक्लियस है ना। तो एल्फा पार्टिकल का मास मान लो m एल्फा, वेलोसिटी मान लो v एल्फा। ऐसे ही डॉटर न्यूक्लियस जो बना, इसका मास मान लो md, वेलोसिटी मान लो vd। अब पहले जब मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, यहाँ से जैसे ही अपन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 2 कंजर्वेशन लगा देंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन। हम आपको लगाना सिखाते हैं कैसे अपन काम करते हैं। अगर इनिशियल में जेड अक्ष से इसमें चेंज होगा तो ये रेस्ट में आने के बाद चेंज होगा, तो टक्कर से पहले जब ये रेस्ट में आएगा तो मोमेंटम कितना था, 0। टक्कर के बाद में मोमेंटम, एक तो डॉटर न्यूक्लियस है तो P बराबर क्या होता है, mv, मतलब md इंटू vd। साथ में क्या है, एल्फा पार्टिकल, एल्फा का मास क्या है, m एल्फा v एल्फा। दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट, तो माइनस साइन लगा देंगे। यहाँ से सॉल्यूशन करके vd निकालो, तो md vd m एल्फा v एल्फा। तो यहाँ से vd निकाला तो m एल्फा v एल्फा डिवाइडेड बाई क्वेश्चन नंबर
आगे बढ़ो। अब अपन क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा से अपना काम करेंगे। तो गतिज ऊर्जा Q 1/2 mv²। तो डॉटर के लिए लिखूं तो 1/2 m, v मतलब m एल्फा v एल्फा स्क्वायर, फिर प्लस, मतलब ये क्या कर रहे हैं अपन, अंतिम माइनस प्रारंभ। प्रारंभ तो कुछ है ही नहीं, तो अंतिम वाली डॉटर के लिए होगी। अब किसके लिए, एल्फा पार्टिकल के लिए, तो 1/2 m एल्फा के लिए हो गया। अब डॉटर के लिए md इंटू वी डी का स्क्वायर। ये अंतिम थी, फाइनल थी, माइनस इनिशियल, ये रेस्ट में था तो कुछ था ही नहीं। समझ गए बात को? हाँ जी। अब बात ये है, इक्वेशन 1 से वी डी की वैल्यू यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई, और यूजिंग इक्वेशन 2 इन कर, तो क्या आया, Q बराबर 1/2 m एल्फा v एल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 md। वी डी की जगह m एल्फा v एल्फा अपॉन md का, आगे चलो, Q इक्वल 1/2 m एल्फा v एल्फा स्क्वायर प्लस 1/2 md। md ऊपर से खत्म हो जाएगा, नीचे पावर कितनी है, 2 है, तो m एल्फा स्क्वायर v एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई md, इतना ही रहेगा। अब इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से बाहर लेता हूँ 1/2 m एल्फा v एल्फा स्क्वायर मैंने बाहर लिया, तो यहाँ तो क्या रहा 1 प्लस 1/2 m एल्फा, और यहाँ पे क्या रह गया, ऊपर तो m एल्फा रह गया और नीचे क्या रह गया, इक्वेशन कितना ले लो, 3 ले लो। कर सकते हो इतना। अब बात ये है कि हम करें तो आखिर आगे का सॉल्यूशन कैसे करें, ध्यान देना बात पे। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 1/2 m एल्फा v एल्फा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा, जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 को उठा के 3 में रखो और यहाँ आओ, क्या मिला, Q इक्वल k एल्फा 1 प्लस m एल्फा अपॉन md। क्वेश्चन नंबर, अब बात ये है आपको यहाँ से m एल्फा अपॉन md कैसे लिखते हैं ये आपको सीखना है। अब m एल्फा, एल्फा का मतलब एल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ पे मास नंबर कितना रहेगा, 4, तो एल्फा के ऊपर 4 रख दो, डॉटर में 4 कम होगा, मतलब a माइनस क्या हो जाएगा 4। क्लियर है बात? तो देखिएगा क्वेश्चन 6 उठाओ और 5 में रखो, क्या आया, Q बराबर k एल्फा 1 प्लस 4 अपॉन a माइनस 4, Q इक्वल k एल्फा a माइनस 4, ऊपर क्या आया a माइनस 4 प्लस 4, ये खत्म हो गया, तो यहाँ से Q क्या आया, k एल्फा a अपॉन a माइनस 4। लास्ट रिजल्ट हमें किसका चाहिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, लास्ट रिजल्ट वहाँ से क्या चाहिए, k एल्फा क्या आएगा, a माइनस 4 अपॉन a इंटू क्या आएगा, एनर्जी Q। तो ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान होता है कि एल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा क्या होती है। हमने यहाँ गुणधर्म नहीं बताए हैं। अगर एल्फा स्पेक्ट्रम की कोई बात करें तो यहाँ का छाया चित्र एक रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एक लाइन प्राप्त होती है, ठीक है, एक लीनियर प्राप्त होता है। तो ये क्या है आपका एल्फा तथा बीटा उत्सर्जन को हमने अगले को समझा दिया, उसके साथ साथ वैल्यूज भी निकाल दी, ठीक है। अब देखिएगा बीटा के लिए एक छोटा सा रूल और होता है, बीटा के लिए काफ़ी सारे पोस्टुलेट होते हैं, वो भी आप इसके साथ में ज़रूर कवर करिएगा। समझ आई इतनी बात? अब एक छोटा सा नियम होता है, वो मैं समझाता हूँ। कहाँ समझा दूंगा मैं, यहाँ। और वो नियम क्या होता है, गिगर नट्टल्लो, गिगर नट्टल्लो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक छोटा सा रिएक्शन है, वही क्या होता है, गिगर नट्टल्लो। क्या होता है देखिएगा, का ये बताता है क्या है, वेवलेंथ लेमडा और आर के बीच का रिलेशन अपने को बताता है, या फिर कह सकते हो वेवलेंथ लेमडा और एनर्जी ई के बीच, प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, का रिलेशन बताता है। और वो रिलेशन क्या होता है देखिए, लॉग ऑफ लेमडा आर के बीच में है तो लॉग ऑफ आर, ठीक है, प्लस एनी कांस्टेंट क्या, डन। ऐसे ही लॉग ऑफ लेमडा, लॉग ऑफ ई, ठीक है, प्लस बी, यहाँ पे क्या लगा दो दोनों के डेश, यहाँ एक कांस्टेंट होता है। तो ये जो इक्वेशन है इसी को क्या बोला जाता है, गिगर नट्टल्लो कहा जाता है। समझ आई बात? तो ये था आपका कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट यहाँ आपको पूछा जाता है देहली अभिक्रिया ऊर्जा। देखिए 2 पॉइंट होते हैं, हम बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी नाभिक होता है, उस नाभिक के लिए पहला तो होता है Q
मान, क्यू वैल्यू। एक तो ये डेरिवेशन होता है, एक कोई भी रिएक्शन होती है उसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब देहली ऊर्जा होती है। तो हम देहली ऊर्जा करवा रहे हैं, ऐसा ही क्या होता है, क्यू मान। क्वेश्चन देखिए क्या है, समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है अगला, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पूरी क्लास अटेंड कर लोगे, कुछ अच्छा सीख के जाओगे, एग्ज़ाम में पेपर भी अच्छा करके आओगे। क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे तो समस्या ही नहीं, घोर समस्या है। चले आगे, क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, बीटाक्षय का फर्मी सिद्धांत लिखिए तथा किसी नाभिकीय अभिक्रिया के लिए देहली अभिक्रिया ऊर्जा का व्यंजक निकालिए। ठीक है, इन अदर लैंग्वेज और राइट डाउन। कैसे, ठीक है क्या? इसके बाद 2 क्वेश्चन शायद और करने वाले हैं अपन, ध्यान से समझिए, अड़िग रह के पढ़ते रहिएगा। क्या हाल है, चक्कास ही रहेगा, जब तक पढ़ते रहोगे तब तक बढ़ते रहोगे। पढ़ाई जिस दिन छोड़ दी उस दिन, पढ़ाई का मतलब ये भी होता है ख्वार पढ़ना भी, तो वो तो कभी नहीं छोड़ते अपन जिंदगी में। चलो, बीटाक्षय का फर्मी सिद्धांत, राइट डाउन फर्मी प्रिंसिपल ऑफ बीटा डिके। डन। फाइंड आउट द थ्रेशोल्ड रिएक्शन एनर्जी फॉर एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, चलो अब इसके देखिए पॉइंट्स होते हैं, और हमें आज की क्लास में थ्योरी लिखते बहुत ज़ोर आता है। हाँ, हम थ्योरी लिखते हमें ज़ोर नहीं आता, लेकिन आज की क्लास में आता है। ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है, मतलब कुछ एक अच्छे पॉइंट है 4-5। ध्यान, पहला पॉइंट ये मैं पूरा लिखूंगा। चलो, किसी भी प्रारंभिक अवस्था, देखिए ऐसे मानो प्रारंभिक अवस्था आपके पास आई है, इनिशियल, फाइनल आपके पास एफ है, मतलब 2 स्टेट है आपके पास, एक इनिशियल है और दूसरी क्या है, फाइनल है। तो उनके द्वारा एक ऐसा फॉर्मूला लिखा जाता है, W बराबर 2π/h क्रॉस MIF² इंटू रो, जो मैंने यहाँ लिखा है इसको कहते हैं गोल्डन रूल। क्या कहा जाता है जी, गोल्डन का नियम। और यहाँ जो एक MIF लिखा गया है, ठीक है, इसको कहते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट। 2 स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है। और MIF की जो वैल्यू होती है वो आप निकाल सकते हो क्वांटम से। एक वेव फंक्शन ये है, दूसरा हैमिल्टोनियन बीच में रख दीजिएगा, एक फंक्शन ये है, साथ में क्या आया, D2। और देखिए एक पैरामीटर यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, और ये क्या है, अंतिम अवस्था घनत्व है, फाइनल पोजीशन डेंसिटी। समझ गए बात को? हाँ जी, ये तो पहला इसका स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट देता है, प्रोबेबिलिटी
ठीक है। और क्या कहता है, कहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी लिखना, पी ऑफ जो पी ई होता है इसका आंसर होता है कांस्टेंट एफ जो कि फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ई नोट माइनस, याद रखना आपको, सीधा सीधा पी ई स्क्वायर इंटू क्या होता है डी पी, जहाँ पे देखिए एफ जेड कोमा ई जो है इसको बोला जाता है कूलाम करेक्शन, कूलाम करेक्शन। दो ही स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब ये किसको बता रहा है, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहे हैं, मोमेंटम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि बीटा से का परमी सिद्धांत लिखिए, दोनों पॉइंट आप बता दीजिएगा। फिर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, किसी नाभिकीय अभिक्रिया के लिए पहली अभिक्रिया ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। थोड़ा सा ठीक ठाक डेरिवेशन है, समझते चलिएगा। क्या करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई पेरेंट न्यूक्लियस है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला कैसे हम निकालते हैं, ये हमारे पास कोई न्यूक्लियस है और हम मानते हैं ये न्यूक्लियस एक्स है जिसका द्रव्यमान mx, इसके ऊपर इधर से जैसे रिएक्शन करवाते हैं ना a प्लस एक्स, इधर से कुछ अटैक किया जाता है जिससे ये चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई प्रक्षेप्य बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, ये इस पर यदि अटैक करता है तो पहले तो इसका कॉम्प्लेक्स मतलब मध्यवर्ती बनाता है, इंटरमीडिएट बनाता है। मान लो इंटरमीडिएट क्या बना MC, उसके बाद में ये इस तरफ यूँ जा रहा है तो यहाँ से अब ये प्रोडक्ट बना देता है। मान लो प्रोडक्ट बना, एक का मास ऑफ B, एक क्या बना मास ऑफ Y। हम ये सपोज कर लेते हैं एंगल थीटा एंगल फाई। मतलब क्या किया है इसने, कोई रिएक्शन ली है कि आपके पास पेरेंट न्यूक्लियस X है, इस पे स्ट्राइक A कर रहा है तो आपके पास B और Y बन रहा है और साथ में क्या निकल रही है एनर्जी। ये जो एनर्जी होगी इसी को अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, है ना। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि वह एनर्जी जिस पर ये अभिक्रिया शुरू हो सके क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। देखिए इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे, तो पहली थिंग तो ये है कि आखिर ये जो कॉम्बिनेशन बना जिसको अपन मास ऑफ C कह रहे हैं, ये किसका कॉम्बिनेशन इंटरमीडिएट बनेगा, तो मास ऑफ A और मास ऑफ X, इक्वेशन नंबर 1। अब मोमेंटम से देखेंगे तो इस A वाले का मोमेंटम m है, वेलोसिटी मान लो क्या है, इसकी मान लो वेलोसिटी VA है, इसकी वेलोसिटी मान लो Vx है। ऐसे ही B की तरफ चलेंगे तो अपन इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू मोमेंटम तो जितना इसका उतना इसका, तो MAVA किसके बराबर, MC VC। यहाँ से VC की वैल्यू निकालो तो MA अपॉन MC इंटू V, क्वेश्चन नंबर 2। इसको यहाँ से उठाओ यूजिंग इन 1 और एक में यहाँ बैठा दो। एक में बैठाएं या एक को बैठाएं, एक को यहाँ बैठाओ यूजिंग इक्वेशन 1। तो VC क्या आया MA, MC क्या आया MA प्लस MX इंटू VX, इक्वेशन नंबर। अब बात यह है कि जैसे ही ये संयुक्त नाभिक बना तो इस संयुक्त नाभिक की एनर्जी EC, एक तो आपके पास क्या होगा EY, ठीक है। इसके साथ में क्या रहेगी एनर्जी, मतलब ये नाभिक है, इससे क्या बन रहा है Y नाभिक बन रहा है। तो पहले कितनी एनर्जी थी और बाद में कितनी, तो संयुक्त एनर्जी किसकी हो जाएगी EC की हो जाएगी। आसान सा थिंकिंग है। तब देखिए यहाँ वापस वो यूज हो ही गया। क्या यूज हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ इसकी Q वैल्यू की, इसकी कोई हमें ज़रूरत ही नहीं है। Q वैल्यू जो कि मैंने आपको खुद से पढ़ने के लिए बताया है उसको थोड़ा सा सीखिए, Q वैल्यू क्या होती है। तो एक आपके पास C बन रहा है, एक आपके पास A। तो यहाँ की जो एनर्जी है उसमें से अगर पहले वाले की एनर्जी घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, Q वैल्यू मिलता है। नाउ Q वैल्यू, तो Q क्या मिला EC माइनस E। यदि E बराबर 1/2 mv² तो MC VC² माइनस 1/2 MA VA², या फिर क्या लिख सकते हैं इसको माइनस Q इक्वल 1/2 MA VA² माइनस 1/2 MC VC²। MC आपके पास है क्या,
ये रहा, VC आपके पास है क्या, ये रहा। इक्वेशन नंबर, बढ़ो आगे, देखिए यूजिंग इक्वेशन 1 and 3 इन 4 में रखो, क्या आएगा, माइनस क्यू 1/2 MA/VA² माइनस 1/2 MC की जगह क्या है, MA प्लस MX डॉट VC² क्या है, MA/MA प्लस MX थोड़ी है, MC है, MC इसका क्या करना है, स्क्वायर करना, 1/2 MV²। थोड़ा सा सोल्व आउट करो इसको, क्या मिलेगा देखिए, माइनस क्यू, थोड़ा लेंथी है, ध्यानपूर्वक आप समझते चलिएगा, दोनों ही डेरिवेशन लेंथी है, 1/2, ये एक खत्म हो गया तो 1/2 ऊपर क्या रहा, MA² इंटू, साथ में देखिए VA² तो है ही ना इसके, VA², नीचे क्या आया, MA प्लस MC, MA प्लस MC की जगह MA प्लस MX रखा, MA प्लस MX रखा, यहाँ C नहीं आता, X ही आता, ठीक है। ऐसी एरर हम आखिर क्यों कर रहे हैं। अब हमें थ्रेशोल्ड निकालनी है, तो इससे आगे कैसे हम बढ़े, बहुत ही आसान है, रिजल्ट आपका आ जाएगा यहाँ से, देखिए माइनस क्यू, बाहर क्या आ रहा है, 1/2 MA इंटू VA² को बाहर लो, यहाँ क्या रहा 1, माइनस इस वाले में क्या रहा, वो देखिए 1/2 बाहर आया तो ऊपर तो MA रह गया और नीचे क्या रह गया, MA प्लस MX, डन। सॉल्यूशन करो, माइनस क्यू 1/2 MA VA² MA प्लस MX ऊपर रखो तो MA प्लस MX माइनस MA, ये खत्म हो गई कहानी, माइनस क्यू इक्वल 1/2 MA VA² MX अपॉन MA प्लस क्या आ गया MX, ठीक है, यहाँ तक समझ पाए। अब फाइनल आंसर आपका आ चुका है। इससे आगे यदि अपन बढ़ेंगे तो हमें पता है, क्या पता है, 1/2 MV² एनर्जी, और इसी को थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ETH 1/2 MA इंटू VA², एप्लीकेबल करो वहाँ, माइनस क्यू इक्वल ETH MX अपॉन MA प्लस MX, यहाँ से थ्रेशोल्ड निकालो तो क्या आया, माइनस MA प्लस MX अपॉन MX मल्टीपल बाई, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ गए। अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन आपके ये आता है, क्या पता आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा कि दो होते हैं, जब भी कोई न्यूक्लियस विघटन होता है या आके मिलता है तो एक तो नाभिकीय विखंडन होता है, एक नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है और क्या होता है, फ्यूजन। तो ये कहा जाता है कि नाभिकीय संलयन से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है वो नाभिकीय विखंडन से श्रेष्ठ क्यों होती है, मतलब किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो पूरा एक रट्टाफिकेशन का डेरिवेशन है जो कि आपको सीखना है, मेरे द्वारा सिखाया जाएगा। पहले मैं इसका क्वेश्चन बताऊंगा, फिर एक क्वेश्चन इसके बाद हम और करने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, या ऐसे पढ़ेंगे श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, इसके प्रकारों को बताते हुए नाभिकीय भट्टी को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, चलो समय दीजिएगा, बढ़ते हैं अपन आगे। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिना बाती, आपके बिना भी ये बाती नहीं चलती। रहिए साथ, थोड़े से टाइम की बात और है, अभी अपन कंप्लीट करते हैं कहानी। ध्यान दो, क्वेश्चन ये मिलता है, नाभिकीय संलयन विखंडन से श्रेष्ठ होता है क्यों।
अब कई तो इनके ब्रो के लिखी, ये कर देंगे और वो कर देंगे और फलान कर देंगे, टिकड़ा कर देंगे, अब तक हम कहते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट प्रूफ है ना। कहते हैं ऐसा होता है क्यों, कोई कहेगा हाँ इसमें हम बालाजी के जाते हैं, बालाजी के जाके हाथ जोड़ते हैं तो वहाँ विखंडन हो जाता है और वहाँ संलयन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करना है, दोनों ही एनर्जी के कंसेप्ट होते हैं। तो हम ये देखेंगे संलयन में एनर्जी कितनी निकलती है, विखंडन में एनर्जी कितनी निकलती है, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वही क्या है, श्रेष्ठ है। और संलयन की एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, संलयन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ संलयन 4.2 गुना निकलेगी एनर्जी ऑफ विखंडन। फिजन 4.2, फ्यूजन, फ्यूजन 4.2 फिजन। ये रिलेशन आपको सीधा भी आ सकता, प्रूव दैट। इसको पहले मैं दूसरी भाषा में लिख देता हूं, वाई न्यूक्लियर फिजन, अरे फ्यूजन इज द बेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू फिजन। और ये लो, ये आपका क्वेश्चन है। तो कुछ बातें आपको पता रखनी है, उनकी मदद से अपना काम होता चलेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन विखंडन की बात करेंगे। देखो वाई फ्यूजन होता है विखंडन, एफ आई। देखो फिजन और फ्यूजन में हमारे कंफ्यूज है कि विखंडन किसको बोलते हैं, संलयन होता है यार, कैसे नहीं होता, विखंडन को फ्यूजन बोलते हैं। तो ये फिजन होगा, मतलब विखंडन को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको तो फ्यूजन बोलते हैं, ये डन है। और ये क्या होता है, फिजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी चेंज होगा, फिजन, और यहाँ पे होगा फ्यूजन, हो जाता है। ये दिमाग में हड्डी नहीं होती तो कितना ये याद रख पाता है। चलो सबसे पहले अपन विखंडन के बारे में चर्चा करते हैं कि विखंडन में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम विखंडन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन काम में लेंगे। जब एक न्यूट्रॉन 90 यूरेनियम के ऊपर अटैक करता है, अब हम पूरी कहानी बता सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। 56 Ba141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 में टूटता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, साथ में अपार एनर्जी क्यू निकलती है। और ये एनर्जी जो क्यू होती है, इसका मान होता है मास ऑफ इनिशियल माइनस मास ऑफ फाइनल इनटू, ये किस में होता है, AMU में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीधा पता रखिएगा, ये जो इनिशियल मास इन दोनों का होता है वो होता है 236.0541, आगे वाले का होता है 235.837। मैंने कहा ना कुछ यादें रखने पड़ेगी, वो यादें रह गई मन में। तो इनका डिफरेंस करोगे तो 0.216 AMU आएगा। और एक जो AMU होता है वो किसके बराबर होता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। यहाँ पे मल्टीपल करोगे 0.2168 इंटू 931.5 या 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ से एनर्जी लगभग आएगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है, जब कोई भी न्यूट्रॉन होता है वो यूरेनियम के ऊपर जब अटैक करता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, एक न्यूट्रॉन की मदद से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है। अब हम ये निकालेंगे कि 1 किलोग्राम अगर यूरेनियम हमारे पास होता तो कितनी एनर्जी निकलती है। देखिए 1 किलोग्राम यूरेनियम, 1 किलोग्राम यूरेनियम संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो नंबर 0.023 इंटू 10⁻23। इसके मास नंबर का भाग दो 235 और मल्टीपल करो, इसको ग्राम में चेंज करना है तो 1000 ग्राम। इतनी बात क्लियर है। अब हमें पता है एक नाभिक, मतलब एक यूरेनियम के नाभिक से 200 निकलती है तो 1 किलोग्राम से टोटल और कितनी निकल जाएगी, मल्टीपल और हो जाएगा 23 इंटू 10⁻23 अपॉन 235 इंटू 10⁻3, साथ में किससे मल्टीपल हो जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्यूशन यदि आप यहाँ से करोगे तो मैं सीधा आपको बताता चलता हूँ 5.12 10 टू पावर, आप भी सीधा याद रखिएगा, वहाँ कर नहीं सकते, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को टोटली जूल में चेंज करिएगा। तो 5.12 10 टू पावर 26, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 10 की पावर -19 किसमें, जूल में। मल्टीपल वगैरह करोगे तो यहाँ से एनर्जी निकल के आएगी 8.2 इंटू 10 टू पावर 13। ये किससे निकाली है मैंने, विखंडन से निकाली है, ठीक है। और सीधा सीधा आप याद रखोगे तभी काम होगा। हम भी समझा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन क्या करें, हाई स्पीड से अपने को इसको अंजाम देना। अगर अब हम संलयन की बात करेंगे तो संलयन की स्टडी अपन ड्यूटेरियम से करेंगे, ठीक है ना। ड्यूटेरियम की मदद से अपन संलयन का सॉल्यूशन करने वाले हैं और उसका रिएक्शन अपन हाइड्रोजन एटम के रिएक्शन से सीखेंगे। और क्या है हम सिखाएंगे, ये विखंडन की कहानी होगी। अब आइए संलयन की कहानी सीखिए। और रेक्टिफिकेशन का है, क्या कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जब 1s2 ड्यूटेरियम, जब ड्यूटेरियम के पास में जाता है तो क्या बनाता है, ट्राइट्रियम, 1s3 साथ में एक प्रोटियम बनाता है और एनर्जी कितनी निकालता है, 4.0 मेगा इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ट्राइट्रियम होता है इसके पास में वापस एक ड्यूटेरियम जाता है, हीलियम का नाभिक नहीं बनाता है, यस बनाता है 2He40N1 प्लस यहाँ पे 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अगर इनको जोड़ा जाए तो जो कट रहे हैं उनको काट दो, 1H3 प्लस मतलब क्या आ जाएगा 3 1H2 किस में जाएगा, 2He4 में जाएगा, 0N1 आएगा, 17 4 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देगा। मतलब एक ड्यूटेरियम का नाभिक अपने को कितनी दे रहा है, 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है। वही कहानी है, हम 1 किलोग्राम लेके करेंगे, ध्यान देना बात पे। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में संख्या क्या होगी, अवोगाद्रो संख्या 10 टू पावर 23। अब बात ये है ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या इनकी आधी होती है, मतलब 13.01। ये याद रखोगे सारी बातें, ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या आधी। अब हमें पता है 3 का ये है, मतलब 3 जब है उस 3 की एनर्जी कितनी है आपके पास, 21.6। तो यहाँ 1 की बात हो रही है तो 1 के लिए 21.6/3 कितना हो गया, 7 21 3 दूनी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन। टोटल निकालेंगे तो 7.2 इससे मल्टीपल कर देंगे तो टोटल एनर्जी यदि यहाँ निकालेंगे, मान लो ये एनर्जी यू थी, वैसे ही ये क्या है, ये यू डैश मान लो, तो क्या होगा 3.01 10 टू पावर 23 7.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में चेंज कर दो, यू डेज क्या आया 3.01 10 टू पावर 23 इंटू 7.2 मेगा, काला मेगा पानी दे 1.6। हमारे पश्चिमी राजस्थान में अक्सर पूरा जो माहौल है, पूरा जनमानुष है, ऊपर की जो बारिश है उस पर निर्भर करता है। तभी मैंने बोला है काले मेघा पानी दे। काले मेघा जब पानी देते हैं तभी उनकी ज़िंदगी अच्छी होती है, अदरवाइज़ पीने का पानी भी नीचे नहीं है, खारा पानी पी थोड़ी सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे डीडवाना मतलब जयपुर और नागौर के बीच में झील है जो खारे पानी की बहुत ही खतरनाक झील, आप पढ़ते होंगे जीके में, इंडिया जीके में भी आता है। तो यू डेस इनको मल्टीपल वगैरह 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 करोगे तो आंसर आता है 42.67 10 की पावर 13। ये संलयन से प्राप्त हुआ है, ये विखंडन से, मतलब इसके नीचे में लिख सकता हूँ ना संलयन है, अरे सॉरी 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 बोल, ये विखंडन है, ये क्या है संलयन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में 2 का भाग देता हूँ। तो देखिए यू विखंडन डिवाइडेड बाय यू संलयन ना, संलयन बट्टा विखंडन करो। थोड़ी सी जगह कर लें यार, क्यों कचकड़ाहट करा फालतू को, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में नहीं, इक्वेशन 2 में डिवाइडेशन 1 का कर रहे हैं। 2 क्या है, यू डेस संलयन, ऊर्जा नीचे क्या है यू विखंडन की ऊर्जा। देखिए उधर कितनी आई 34.67 गुणा 10 की पावर 13 जूल, इधर कितनी आई 8.2 गुणा 10 की पावर 13। इनका जब आप सॉल्यूशन करोगे, सारी बातें याद होगी, फटाफट छाप दोगे। यू विखंडन क्या आएगा 4.2, तो यहाँ से क्या आया यू डैश संलयन कितना आया 4.2 इंटू यू विखंडन। अतः दिया गया स्टेटमेंट सही है कि संलयन की ऊर्जा विखंडन की एनर्जी की कितनी गुनी होती है, 4.2 गुनी होती है। सो वी कैन से नाभिकीय संलयन विखंडन से श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या मिलती है, हमें ज़्यादा मिलती है। ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, समझ आया होगा आपको, बड़ी स्पीड से मैंने आपके लिए छापा है। हाँ जी, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहता है श्रृंखला अभिक्रिया क्या है,
क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप भी जम के बैठे हो, ढंग से आप देख रहे हो, जो बच्चा मेरे साथ लास्ट तक जुड़ा हुआ है वो अच्छा सीख के जाएगा, एग्जाम्स में मिलेगा, और जो नहीं जुड़ा है वो लौट के जरूर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, प्यार से देखते हैं क्या है और क्या कहानी है। देख देख गुजरी क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला अभिक्रिया क्या है? नाभिकीय रिएक्टर का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन कीजिए, ये एक लेख होता है जैसे अपन सामाजिक विज्ञान में लिखा करते थे। डिफाइन चेन रिएक्शन। डिस्कस न्यूक्लियर रिएक्टर बाय ए सुटेबल डायग्राम। ठीक है, देखो समझिए बात को ध्यान से। अगले ने क्या बोला है? चेन रिएक्शन। जैसे कि यूरेनियम आपके पास में है, इस यूरेनियम पे आपने न्यूट्रॉन डाला, ये किस में टूटा? बेरियम क्रिप्टोन। ठीक है, बेरियम और क्रिप्टोन में टूटा। फिर देखिएगा यहाँ वापस क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन निकलेगा। ये न्यूट्रॉन वापस यूरेनियम, मतलब ये यूरेनियम टूट चुका, 2 में जा चुका। यहाँ न्यूट्रॉन निकला 0n1 एक, दूसरा यहाँ 0n, वापस इस पे अटैक करेगा। ये बेरियम, फिर क्रिप्टॉन, बेरियम, फिर क्रिप्टॉन, इस प्रकार से टूटता जाएगा। ठीक है, तो आगे वाले में 0n1, पहले में 1 न्यूट्रॉन है, दूसरे में 2 है, तीसरे में कितना है? 4 है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर चेन रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जो लगातार आगे से आगे चलती रहती है। जैसे ही कोई न्यूट्रॉन किसी यूरेनियम पे आता है तो रिएक्शन स्टार्ट होती है और आगे से आगे अगर चलती जाती है तो इसी अभिक्रिया को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये हो रही है चेन जो रिएक्शन है, चेन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। पहली होती है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दूसरी होती है अनकंट्रोल्ड चेन। कंट्रोल्ड रिएक्शन ऐसी होती है जिसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें गुणन कारक का मान क्या होता है? 1 होता है। अनकंट्रोल्ड वो होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसका एग्जाम्पल है परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, यहाँ पे क्या है? अनकंट्रोल क्यों होती है? क्योंकि इसका जो गुणन कारक होता है वो क्या होता है? K>1। अभी बताएंगे। इसका एग्जाम्पल होता है परमाणु बम, एटम बम। परमाणु बम वर्तमान में चल रहा यूक्रेन रूस का विवाद है, अपने मीडिया वाले बड़े मजा ले रहे हैं। आज से ना जाने कितने दिन पहले करने लगे थे, क्या पुतिन करेंगे परमाणु हमला, है ना, और अपना वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये वही है परमाणु बम, है ना। वो हमला अगर ऐसे कर देंगे तो कौन छोड़ेगा? उनको पकड़ ले जाएंगे कि यार क्या चाहता है तू अकेला, इतना बड़ा देश से कोताहल मचा के रखा है। ठीक है, गुणन कारक के बराबर। अब गुणन कारक के समझना, आगे वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या, उससे पहले वाली पीढ़ी में न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखो आगे वाली है मतलब nth, इससे पहले वाली है मतलब n-1th। अब अपने को पता है अगर nth ग्रेटर देन होगा n-1th तो अभिक्रिया जारी रहेगी। nवे में ज़्यादा होगा तो देखिए यही क्या होता है गुणन कारक, K>1, मतलब nवे में ज़्यादा होता जा रहा है। 1 था, 2 था, 4 था, तो K>1 तो ये अनकंट्रोल्ड हो रही थी। और अगर अपन ये कहें कि दोनों में, जैसे यहाँ एक न्यूट्रॉन है, आगे एक न्यूट्रॉन, आगे एक न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है? K बराबर क्या मिल जाता है? 1 कब मिलता है? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, तो काटते हैं तो क्या मिल जाता है? K बराबर। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, दूसरा बॉम्ब में। बहुत अच्छे से बता सकते हैं लेकिन समय के अभाव में अपने को ऐसा करना पड़ता है। फिर अपन आते हैं नाभिकीय रिएक्टर। सारी अच्छी बातें मैं बता दूंगा जी। नाभिकीय जो रिएक्टर है इसको कैसे बनाते हैं, मतलब बनावट क्या है, कार्यविधि क्या है, क्या क्या इसके
चैम्बर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सारी बातें अच्छे से सीखिएगा। नाभिकीय भट्टी जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके मुख्य भाग निम्न है। पहला जो भाग होता है वो होता है विस्फोटक, विस्फोटक या कह सकते हैं अपन स्रोत। मतलब क्या होता है, सोर्स के रूप में यहाँ क्या काम में लिया जाता है, यूरेनियम। बस इतना भर बताएंगे। दूसरा इसका पॉइंट होता है बनावट के भाग बता रहे हैं, विस्फोटक या विखंडनीय पदार्थ इसको बोलते हैं। दूसरा होता है मंदक, मॉडरेटर, मॉडरेटर। तीसरा इसका भाग होता है शीतलक। तीसरा भाग शीतलक से पहले आता है नियंत्रक छड़े, नियंत्रक छड़े, कंट्रोल्ड रोड, कंट्रोल्ड रोड। ठीक है, इसका सबको आता है। किसकी बनी होती है सामान्यतः, कैडमियम की। चौथा यहाँ पे आता है शीतलक, ठीक है ना, कूलेंट। शीतलक, शीतलक मतलब कूलेंट। शीतलक के रूप में यहाँ पे ठंडा जल डाला जाता है, CO2 आप डाल सकते हो, आपकी मर्जी। पांचवा आता है परिरक्षक, परिरक्षक मतलब क्या होता है यहाँ पे, SHIELDIN, सील्डिंग। बाहर क्या बनाई जाती है, कंक्रीट की दीवार बनाई जाती है, कंक्रीट वॉल बनाई जाती है, जिससे कि रेडिएशन, बाहर का जो खतरा है उससे अपने को बचाया जा सके। तो ये तो क्या है, बनाने के लिए क्या क्या भाग, विस्फोटक, यूरेनियम, मंदक, मॉडरेटर आप यहाँ काम में लोगे। और यहाँ की सबसे अच्छी बात है, मंदक के रूप में आप क्या काम में लोगे, सोच के बताइएगा जरा कि मंदक के रूप में आप क्या काम में लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। मंदक के रूप में यहाँ पर भारी जल काम में लिया जाता है। भारत में हमारे यहाँ राजस्थान में एक इलाका है जिसको रावतबाटा कहते हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगी हुई है भारी जल बनाने की। ठीक है, चलो भारी जल भट्ठी बनाने मतलब बिजली बनाने के काम, न्यूक्लियर रिएक्टर आता है उसको चलाने के लिए भारी जल, मतलब वहाँ पे कॉलोनी है, उसका नाम भी है हेवी वाटर कॉलोनी, काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी वो फैली हुई है। तो अब आप कभी नहीं भूलोगी, जो मंदक है, मंदक है उसमें क्या काम में लिया जाता है, मोस्ट ऑफ भारी जल काम में लिया जाता है। क्या पता, मैंने सुना था वहाँ गया था तो, कि अगर एक टैंकर पानी होता उससे 4 बूंद भारी जल बनते हैं, ऐसे वो बोल रहा था। बनते होंगे यार, मानते हैं अपन भी, क्योंकि इतना सस्ता ही होता। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर हर कोई बना लेता, तो कोई बनाने तो नहीं देता। कितना प्रेशर रहता है एक देश का दूसरे देश पर, जब वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करता है, सैटेलाइट से देखता रहता है अगर वहाँ पे क्या हो रहा है। ये तो इसकी बनावट के मुख्य भाग थे। अब बनाते कैसे हैं फिर मैं कार्यविधि बताऊँगा, देखिएगा। अंदर एक चैम्बर होगा, डायग्राम में थोड़ा सा प्यार से बनाता हूँ। अंदर एक चैम्बर होगा जिसके अंदर इस प्रकार से यूरेनियम की छड़ लगी रहेगी। ये यूरेनियम, 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 यूरेनियम के इस प्रकार से ये ऐसे किया जाएगा। ये क्या है, मॉडरेटर, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, मंदक, यूरेनियम के साथ ही लगा रहेगा। इनके एकदम से पैरेलल, इनके एकदम से पैरेलल, इनके एकदम से पैरेलल, दो गणीय दिग्बंध, दो ही काम आ। ये जो छड़ है वो किसकी है, कैडमियम की छड़ है, मतलब नियंत्रक छड़ें लगी रहेगी। इनको पकड़ के थोड़ा सा हम बाहर कर देंगे और इसको देखिए यहाँ बंद करिएगा, ऐसे ही इसको पकड़ के थोड़ा सा बाहर कर देंगे और पूरा जो अड़ंगा है इसको एक परिरक्षक के अंदर अपन रख देंगे। मतलब ये क्या है, बाहर ये कंक्रीट की दीवार अपन बना देंगे, बाहर की तरफ ये क्या है, परिरक्षक, जो कि कंक्रीट की दीवार है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका एक सामान्य सा पार्ट है कि बाहर तो कंक्रीट की दीवार अपन बना देंगे, अंदर ये यूरेनियम मतलब विस्फोटक होगा, फिर कैडमियम की छड़ें रहेंगी, मंदक लगा दिया और इधर से पानी प्रवाहित होता है, शीतलक, कूलेंट इधर से आता है, इधर घूमता है, घूम फिर के यहाँ से नीचे गिरता है, यहाँ पे टरबाइन लगा रहता है और टरबाइन के बाद यहाँ से बिजली बनती है। बिजली के लिए कहावत है हमारे राजस्थानी में, बिजली बीननी आती चोखी लागत, जाती बहुत माड़ी लागत, मतलब क्या बन जाती है यहाँ पे बिजली। तो कैसे बनाते हैं हम, अगर आप ये डायग्राम बना के कोई गलत नहीं करेगा। तो कौन से एलिमेंट थे, बनाते कैसे, अब इसकी कार्यविधि देखते हैं, जल्दी से देख लो जी क्या है, क्योंकि समय का अभाव है। आपको लग रहा होगा सर कितनी बार बोलते हैं, पर रियलिटी है। क्या करते हैं, इनिशियल में ये कैडमियम की छड़ें अंदर होती है, तो क्या किया जाता है, देखिए मैं आपकी तरफ देखते देखते बताता हूँ। कैडमियम की छड़ें अंदर होती है, जैसे ही कैडमियम की छड़ों को बाहर रखा जाता है तो इसके अंदर इतने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं कि वो यूरेनियम के ऊपर क्या कर सके, अटैक। तो जैसे ही न्यूट्रॉन है वो यूरेनियम पे अटैक करेंगे तो यहाँ से इसका क्या होगा, विघटन शुरू होगा। इसको हमें कंट्रोल भी रखना है, तो कंट्रोल रखने के लिए यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है न्यूट्रॉन्स की कम करने के लिए यहाँ मंदक लगा रहता है
जो कि उसकी वेलोसिटी को कम करता है। फिर भी अगर बढ़ जाती है तो हम कैडमियम की छड़ को धीरे धीरे अंदर कर देते हैं या मंदक की संख्या क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू हो चुकी है, ये टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये दिल टूट रहा है, इधर से शीतलक आ रहा है, शीतलक इसके अंदर घूमेगा तो अंदर इतनी एनर्जी हो जाती है कि आने वाला जो ठंडा पानी है वो घूम फिर के जब बाहर निकलेगा तो एकदम गर्म पानी हो जाएगा। किस पे गिरेगा, टरबाइन पर, वहाँ पे क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस विधि को अगर रोकना होता है तो कैसे, कैडमियम की छड़ पे छप मारो, काम खत्म, वहाँ पे एक न्यूट्रॉन रहेगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी, तुरंत बंद हो जाएगी। तो ये था आपका न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक अच्छी सी आपको क्लास दी गई थी। अब आप ऐसा नहीं कहोगे सर आप पढ़े नहीं आए, तो भैया आप जूते मत मारना, मेरा प्रयास है एक कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए, और देखा है अक्सर मिल ही जाते हैं। इतने क्वेश्चन पढ़ोगे 50% क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। 50% का मतलब साइंस में 70% होता है विद प्रैक्टिकली। आशा करता हूँ कि हर बच्चा पल पल मेरे साथ जुड़ा हुआ था, पूरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर रहा था। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद।